Good morning, students. Welcome to my class. Today we are going to start a new chapter, water resources, which is a part of resource geography, paper first of BA part 2. So जल संसाधन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है, जीवन के लिए जल जो है वो बहुत ही आवश्यक है और हमारी जो क्रियाशीलता है स्वच्छ जल के निरंतर सप्लाई पर निर्भर करती है। और जल मंडल में जो है वो जल तीन रूपों में मिलता है: ठोस, हिम, तरल जल तथा गैसियस फॉर्म में, वाटर वेपर के रूप में। तो जो जल है वो लगभग 97.2% जो वाटर है वो खारे पानी के रूप में मिलता है समुद्रों में, और जो शेष जो 2.8% है दैट इज़ फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ प्योर वाटर। और वो 2.8% में से भी 2.15% जो भाग होता है वो जो प्योर वाटर है वो आइस शीट्स या माउंटेन ग्लेशियर्स के रूप में अवेलेबल रहता है। तो जो स्वच्छ जल है वो धरातल के ऊपर तथा नीचे दोनों स्थानों पर मिलता है, और जो मृदा तथा उसके छिद्रों में मिलता है उसको बोलते हैं सब सरफेस वाटर, और जो भूमि के अंदर मिलता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो जो ग्राउंड वाटर है वो जल मंडल का 0.63% भाग है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ग्राउंड वाटर ओनली, विच इज़ 0.63% पार्ट ऑफ द होल वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जो है धरातलीय जल जो है वो नदियों, झीलों, दलदलों आदि के रूप में पाया जाता है और पौधों, प्राणियों तथा मानव मात्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो अधिकांश भाग है स्वच्छ जलीय तथा खारी झीलों में पाया जाता है, और जो अल्प मात्रा में या कुछ क्वांटिटी में ये धरातलीय जल नदियों तथा सरिताओं के रूप में उपलब्ध होता है। ये जो वाटर रिसोर्सेज है ये लैंड में या एनवायरनमेंट में कैसे पहुंचता है? ये पहुंचता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा, जलीय चक्र के द्वारा। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? स्थल मंडल तथा वायुमंडल के मध्य होने वाले जल के संचरण को जलीय चक्र कहा जाता है या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है। वर्षा होने के उपरांत कुछ जल जो है वो मृदा से वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में लौट जाता है। बारिश जब होती है, वर्षा जब होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, तो जो पानी है वो इवेपोरेट होके एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है, वायुमंडल में पहुंच जाता है। कुछ उसका जो भाग है वो मिट्टी में रिसकर भूमिगत हो जाता है, और तीसरा जो भाग है वो धरातल पर रन ऑफ के रूप में प्रवाहित हो जाता है, जो नदियों तथा सरिताओं में एकत्रित होकर महासागरों में पहुंच जाता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हमने देखा कि जो वर्षा होती है उसमें कुछ भाग जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में पहुंच जाता है दोबारा, और जो कुछ भाग होता है वो मिट्टी में रिसकर ग्राउंड वाटर के फॉर्म में पहुंच जाता है, और रेस्ट ऑफ द वाटर जो है वो रन ऑफ के रूप में नदियों तथा सरिताओं में मिल जाता है, जो कि फाइनली जो महासागर हैं, ओशियंस हैं, उनमें पहुंच जाता है। तो ये एक साइकिल जो है वो नियमित चलती रहती है। ये देखिए एक डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है इसको। जैसे ओशियन वाटर है वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशियंस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, इवेपोरेट्स फ्रॉम द रिवर्स, नदियों से इवेपोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है। वेजिटेशन या जो पेड़ पौधे हैं उनके थ्रू इवेपोरेट होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन करता है। सॉइल के थ्रू इवेपोरेट होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, लेक्स, पॉन्ड्स, रिजर्वायर्स, इनके थ्रू इवेपोरेट होता है, या फिर जब वर्षा हो रही होती है तो वहाँ से भी इवेपोरेट हो जाता है, एंड फाइनली फॉर्म्स क्लाउड्स। तो जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो होता है, और जो क्लाउड्स होते हैं वो हवा की वजह से मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड वहाँ पे जाके बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षा होती है। तो
तो हमने जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में देखा था कि जो उसका कुछ हिस्सा है वो इवेपोरेट होके वापस क्लाउड फॉर्मेशन करता है या बादल बनाता है। कुछ जो पानी होता है वो ग्राउंड में चला जाता है एंड फॉर्म्स ग्राउंड वाटर। कुछ जो शेष जो पानी बचा हुआ है वो रन ऑफ के रूप में नदियों नालों में मिलकर और फाइनली ओशंस में पहुंच जाता है। तो ये साइकिल जो है निरंतर चलती रहती है। अब हम देखते हैं स्थलीय जल संसाधन या इनलैंड वाटर रिसोर्सेज। स्थलीय आंतरिक जल संसाधन के विभिन्न रूप नदियों, नहरें, झीलें आदि के फॉर्म में मिलता है के रूप में मिलता है। स्थलीय जल संसाधन और जनसंख्या के वितरण में प्रत्यक्ष संबंध है। कहाँ कहाँ पे कितना पानी अवेलेबल है और उसी हिसाब से वहाँ पे जनसंख्या मिलती है, तो इनके बीच में जो है वो प्रत्यक्ष संबंध होता है। जितना जहाँ पे नदियाँ होती हैं वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। जैसे कि पहले जैसे नील नदी पे और ये जो सिविलाइजेशंस मिलती थी वो किसकी वजह से मिलती थी? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो जो जनसंख्या है और वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी है उसमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। स्थलीय जल संसाधन के द्वारा ही स्थलाकृतियों के उच्चावच ढालों और समतलों का निर्माण होता है। मिट्टियाँ बनती हैं और भूतल पर बिछती हैं तथा भूमि मानव निवास के लिए उपयुक्त होती हैं। तो जो इनलैंड वाटर रिसोर्सेज होता है उसी की अवेलेबिलिटी की वजह से है या उसी की वजह से स्थलाकृतियों के जो उच्चावच होते हैं, ढाल कैसे हैं, समतल है या क्या है, उस पे मिट्टियाँ कैसी हैं वहाँ की, वो उसी पे डिपेंड करती है। जल राशियों के द्वारा घरेलू जल की मांग पूर्ति होती है। जंतु जगत और वनस्पति जगत के जीवन धारण हेतु जल प्राप्त होता है तथा औद्योगिक कारखानों के संचालन के लिए जल पूर्ति होती है। तो ये सारे जितने भी काम होते हैं दे ऑल आर बिकॉज ऑफ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इनलैंड वाटर रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इनलैंड वाटर रिसोर्सेज फॉर मैन। आदमी के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए वाटर रिसोर्सेज, इनलैंड वाटर रिसोर्सेज कितना ज़रूरी है। स्थलीय जल संसाधनों से मानव का संबंध कितना गहरा और व्यापक है, इस तथ्य का अनुमान इनके द्वारा मानव की सेवाओं से लगाया जा सकता है। स्थलीय जल जो है वो स्थलीय जल संसाधनों द्वारा की गई मानव जीवन की सेवाएं मुख्यतः अग्रलिखित हैं। घरेलू और नगर निगम के जल की मांग की पूर्ति, औद्योगिक कारखानों, कृषि, भोज्य पदार्थ, मछलियों की प्राप्ति, नौ परिवहन, बोटिंग वगैरह, जल विद्युत, वाष्प शक्ति का उत्पादन, कुछ खनिजों की प्राप्ति के साधन, कृषि भूमियों को उर्वर मिट्टियों की प्राप्ति, वर्षा से प्राप्त हुए जल का प्रवाह, वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी है उसकी वृद्धि और तापमान की मृदुलता, मानवीय बस्तियों के क्रम का नियंत्रण, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? इनलैंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इनलैंड वाटर रिसोर्सेज। इसके बाद हम देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इनलैंड वाटर रिसोर्सेज बाय मैन। स्थलीय जल संसाधनों का मानव द्वारा उपयोग। तो मनुष्य को जल संसाधनों के साथ निम्नलिखित समायोजन करने पड़ते हैं। पहला है उनका प्रयोग करने के लिए कुछ इमारतों, नहरों, घाटों, पुलों आदि, एम्बैंकमेंट, सुरंगों, जलघरों, टंकियों आदि का निर्माण करना पड़ता है। जल के गुणों का ज्ञान होना आवश्यक है। जल को साफ करने और शोधने की क्रियाएं ज्ञात करनी आवश्यक होती हैं। पंचचक्कियों को चलाने के लिए जलधारा के वेग की शक्ति के अनुभव को समझना ज़रूरी है। और बोटिंग, जल विद्युत उत्पादन के लिए जल विज्ञान और इंजीनियरिंग में दक्षता प्राप्त करनी ज़रूरी होती है। तो ये जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो घरेलू जल पूर्ति है वो मनुष्यों के पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, पशुओं के लिए, नहाने धोने और पौधों के लिए जो है वो जल शुद्ध और साफ होना चाहिए और उसमें जीवाणु तथा कॉन्टैमिनेशन नहीं होना चाहिए, कुछ प्रदूषण नहीं होना चाहिए उसमें। यह घुलनशील क्षारों जैसे कि चूना, जिप्सम आदि से रहित होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की गंध या रंग नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें
घरेलू जल पूर्ति के लिए ज़रूरी होते हैं। औद्योगिक जल पूर्ति है, उसमें उसके लिए औद्योगिक कारखानों के संचालन के लिए घरेलू मांग से बहुत अधिक मात्रा में जल की खपत होती है। और भाप से चलने वाले इंजनों में भाप बनाने के लिए, भाप के संघनन के लिए, रसायनों को घोलने के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, चमड़ा उद्योग को में खालों को धोने और रंगने के लिए, लोहा इस्पात उद्योगों में जल की खपत बड़ी मात्रा में यूज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो औद्योगिक जल पूर्ति के लिए ज़रूरी हैं। और जो औद्योगिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति नदियों, झीलों, नहरों के किनारों बसे हुए नगरों में नदियों आदि के जल को विशाल संयंत्रों के से शोध करके की जाती है। और कहीं कहीं भी जो होता है वो ओशन वाटर जो होता है उसको भी जो सैलाइन वाटर होता है दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज़, तो उनके लिए जो है वो उद्योगों का जो स्थान है वो कहीं ऐसी जगह पे, कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे वाटर जो है वो सैलाइन वाटर ना हो या क्षारीय जल ना हो। और इसका जो तीसरा यूज़ है वो है फिशिंग, मत्स्योत्पादन। नदियों, झीलों और तालाबों से छोटे पैमाने पर मछली पकड़ी जाती हैं। और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे रूस, जापान, चाइना, यहाँ पे जो है वो इन जगहों पे बड़ी मात्रा में मछलियों मत्स्य पालन किया जाता है। और इसका जो यूज़ है वो उसमें कृषि फसलों की सिंचाई में भी किया जाता है। वाष्प शक्ति तथा जल विद्युत का उत्पादन भी होता है, जिसको हम जैसे कारखानों और रेलगाड़ियों के इंजन जो है उनको चलाने के लिए जल से वाष्प शक्ति का उत्पादन किया जाता है। इस वाष्प शक्ति से ताप विद्युत बनाकर उससे कारखाने चलाए जाते हैं। और जैसे वर्तमान काल में जो औद्योगिक शक्ति है वो धातु गलाने की भट्टियों के लिए और परिवहन की रेलगाड़ी तथा परिवहन रज्जु मार्गों के लिए जल विद्युत का प्रयोग व्यापक रूप से करते हैं। बिजली का सबसे सस्ता उत्पादन बहते जल के द्वारा होता है। कोयला, पेट्रोल आदि अन्य ईंधनों से बनाई गई बिजली की अपेक्षा जो जल विद्युत है वो हमेशा स्थायी रहने वाला संसाधन है। जो समुद्रों का जल है वो भाप बनकर बादल के रूप में थल खंडलों पर वर्षा करता है और वह वर्षा का जल जो है नदियों, नहरों तथा झीलों तक पहुंचता है और समुद्रों में पहुंचता है। तो जलीय चक्र सदैव चलता ही रहता है, इसलिए ये स्थायी एक रूप है बिजली बनाने का। जो साधन है वो जल जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए एक स्थायी संसाधन है। उसके बाद है इसका यूज़ है स्थलीय जल संसाधनों से खनिजों की प्राप्ति। और स्थलीय जल जो राशियाँ जैसे खनिजों की प्राप्ति क्या हो सकती है, नमक, पोटैश आदि खनिज जिससे मिलते हैं। जैसे सांबर झील एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिससे नमक का प्रोडक्शन होता है। और भी कई जगह हैं, पचपदरा और लूणसा में नमक का उत्पादन होता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सांबर झील, जिसमें इंडिया का सबसे विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। और स्थलीय जल राशियाँ और जनसंख्या, मानव के लिए नदियों, झीलों और नहरों की उपादेयता इतनी अधिक है कि संसार की समस्त जनसंख्या जो है वो 70% भाग है नदियों की घाटियों में ही बसा हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वाटर रिसोर्स है वो कितना इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो हमने देखा इनलैंड वाटर रिसोर्सेज। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे महासागरीय जल संसाधन या ओशनिक वाटर रिसोर्सेज। सो थैंक यू सो मच।